बैठ जाओ और नया चैप्टर सीखिए। सेल डिवीजन अपना सेल स्ट्रक्चर ही चल रहा है। टॉपिक मेन जो टॉपिक है उसमें आज अपने पढ़ेंगे सेल डिवीजन। फोर्ट की दीवार के अंदर एक कहानी बनाई थी अपने। फोर्ट की दीवार के अंदर गेट से अपने अंदर आए, किले के अहाते में यानी साइटोप्लाज्म में देखा, किया, स्टडी किया। फिर अपने केंद्रक में आए, राजा के महल में प्रवेश किया, वहाँ गेटमैन को आईडी दिखाई, अंदर आए, राजा के ड्राइंग रूम में वेट किया, क्रोमोसोम का मतलब ड्राइंग रूम, क्रोमोसोम, और फिर राजा से मिले यानी डीएनए, और उसके मंत्री आरएनए से मिले। अब प्रश्न ये उठा कि राजा तो कोई फॉरएवर तो जिंदा रहेगा नहीं भाई, ये तो है नहीं कि फॉरएवर जिंदा रहेगा। सॉरी। तो डीएनए क्या है कि अपनी रिप्लिका बनाएगा। राजा जो है अपने दो पुत्रों में, मतलब दो पुत्रों में उस किले का डिवीजन करेगा कि एक किला दूसरे डीएनए रिप्लिका को मिल जाए और एक किला पेरेंटल जो है वो उसके पास मिल जाए। लेकिन फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बराबर बराबर 0.0001 का डिवीजन होगा, 0.0000 तक का डिवीजन होगा हर एक चीज में। ये डिवीजन जो है, इस तरह का डिवीजन ईश्वर ही कर सकता है कि पॉइंट के बाद में 20 जीरो लगा लो, 25 जीरो लगा लो और दो बराबर होंगे। कोई भी आदमी की जो वेइंग मशीन लगा लो, दोनों बराबर होंगे। तो इस तरह का जो डिवीजन है वो ईश्वर ने जो रचा, इसको सेल साइकिल कहा। हार्वर्ड और पेल्फ ने इसको कहा कि भाई जो सेल है ना, 1 से 2 में होकर मरती है। 1 से 2 में होकर मरती है, मतलब 2 संतान होने के बाद राजा मरता है, 2 राजकुमार। तो जन्मना और फिर 2 में बंटवारा, ये सेल साइकिल हो गया। इसीलिए क्या है कि अपने जो ग्राफिक है वो भी साइकिल में बनाया है, साइकिल के अंदर, ताकि याद रहे, फटाक से देखते कि सेल साइकिल है। तो इस एक सेल साइकिल का नाम रखा माइटोसिस। ये जो सेल साइकिल जो खोज की, ये सेल साइकिल होता है, ये तो हार्वर्ड और पेल्फ ने बता दिया। और इसकी माइटोसिस साइकिल की जो खोज की उसने 1882 में फ्लेमिंग ने की। फ्लेमिंग साइंटिस्ट था। फ्लेमिंग ने की, और शरीर की बॉडी की सेल में, नॉट जेनिटल ऑर्गन्स में, टेस्टिस ओवरी में नहीं। इसने जो मांस है, जो हड्डियां हैं, खून है, उनमें ये स्टडी करता है। थोड़ा पानी पिया जाए। तो इसको माइटोसिस बताया उसने। माइटो का मतलब होता है धागा, धागे। माइटो का मतलब धागा। तो 1 से 2 धागे इक्वल थ्रेड किस में बनेंगे? सोमेटिक सेल में। आदमी की जो सेल है उसमें कितने धागे होते हैं? 46। 23
पिताजी से और 23 माताजी से मिले हुए 46 धागे होते हैं। अब ये जो मांस के अंदर, हर सेल के अंदर जो 46 धागे हैं अपने मांस में, खून में, बोन में, बॉडी स्ट्रक्चर में, ये जब अपना मांस बढ़ता है, अपने स्ट्रॉन्ग बनते हैं, जिम वगैरह में जाते हैं, नॉर्मल सेल्स मरती रहती है 1 से 2 होकर, तो इसमें 46 का जो डीएनए है ये रिप्लिकेट करेगा। ये मतलब मोटे हो जाएंगे 1 से 2। ये जब माइटोसिस होगा तो ये मोटे हो जाएंगे, मोटे। ये मोटे पहले हो चुके हैं माइटोसिस में, मतलब +46, और एक प्रकार से यूं मानिए कि 46 है, उसके रिप्लिकेट होकर, डुप्लीकेट होकर डीएनए जो है एक मोटापन और ले आता है इंटरफेज में। इंटरफेज में, फेज मीन्स अवस्था, इंटरफेज में। और फिर ये इंटरफेज जो पूरी हो जाती है, उसके बाद में जो माइटोसिस आता है, उसमें ये अलग, ये अलग, यानी 1 से 2 संख्या में कमी आई क्या? डॉटर सेल में कोई संख्या में कमी आई? नहीं आई। 46 मोटे हो गए थे, बीच में स्प्लिट हो गए कि 46 टू 46 में, ये माइटोसिस है। तो इसमें क्रोमोसोम के नंबर में फर्क नहीं आता, क्रोमोसोम के नंबर रिड्यूस नहीं होते, सिर्फ मोटे होकर स्प्लिट हो जाते हैं। ये माइटोसिस, ये फ्लेमिंग ने कहा। इसलिए क्या, सोमेटिक सेल में अपने जो 46 होते हैं क्रोमोसोम, सोमेटिक बॉडी, सोमा का मतलब क्या होता है? बॉडी, बॉडी के अंदर 46। तो मैंने कहा कि ये इंटरफेज में मोटे होते हैं। इंटरफेज को भी आगे डिवाइड किया गया, G1। अब कौन सी फेज में कितना टाइम लगता है, ये एक इंटरेस्टिंग चीज है। एक मानव सेल लिए अपने, उसका माइटोसिस देखते हैं। तो मानव सेल 24 आवर में ये डिवाइड हो जाती है। 24 आवर में यदि इसको डिवाइड होना ट्रिगर होता है तो ये 24 आवर में डिवाइड हो जाती है। G1 मतलब जेनरेशन फर्स्ट। ये जेनरेशन फर्स्ट 11 घंटे का, और इसमें इस 11 घंटे के अंदर, यानी 11 आवर्स में, इस 11 आवर्स में क्या होगा? इसमें क्या है कि सेल की ग्रोथ होगी, खाएगा, पिएगा, मोटा होगा। जैसे बच्चा मोटा होता था, लंबा होता जाता है, चौड़ा होता जाता है, वैसे खाने पीने के दिन है जीवन। 11 घंटे तक सेल की ग्रोथ होगी और प्रोटीन सिंथेसिस होगा। ये पूछेगा जीवन में क्या होता है, कि खाने पीने की अवस्था है ये जीवन, ग्रोथ की अवस्था है। फिर आया सिंथेसिस एस, इंटरफेज ही चल रहा है। सेकंड फेज है एस, ये खाने पीने से थोड़ा कम दिन है, 8 घंटे, ये कमाने के दिन है, सिंथेसिस करने के। इसमें क्या है, इसमें जो डीएनए है वो डुप्लीकेशन करता है, मोटा होता है। 2 रिप्लिकेशन, डुप्लीकेशन जिसको बोलते हैं, ये इसमें सिंथेसिस होता है डीएनए। ये तो यहाँ एंजाइम, प्रोटीन तैयार, रॉ मटेरियल मोटा ताजा हो गया। यहाँ डीएनए भी तैयार, मोटा हो गया है, यानी डबल हो गया है। 46 + 46 के अमाउंट के बराबर हो गया है वेट में। अब जो जनरेशन सेकंड है वो सिर्फ 4 घंटे की है। इसमें क्या है कि जो सेल डिवीजन के अंदर जो एंजाइम चाहिए, जो परिस्थितियां चाहिए, उसका निर्माण हो जाता है 4 घंटे के अंदर ही।
अब 23 आवर के अंदर तीनों फेज पूरी हो गई है, G1 एस एन सिंथेसिस और G2 पूरी हो गई। ये टोटल इंटरफेज में 3 अवस्थाएं देखा, 95% टाइम ले लिया इस तीनों फेज में। बचा कितना, 5 से 10% टाइम बचा, वो है माइटोसिस का टाइम, यानी एम डिवीजन का। जो मोटे हुए हैं उनका 2 भागों में होने की, केंद्रक में कुछ, न्यूक्लियस में कुछ क्रियाएं होंगी, उन क्रियाओं को कहते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये तो आप देखिए प्रोफेज में क्या होगा, प्रो मतलब पहले, शुरुआती, प्रोकैरियोटिक, प्रोफेज, जहां प्रो लग जाता है मतलब होता है शुरुआती, ये समझ लिया करो आप। प्रोटीन, शुरुआती धागे, प्रोटीन, टीन के मतलब धागा होता है, यहां भी टीन आएगा, आगे देखेंगे उसमें भी धागा ही मतलब है, और माइटो का मतलब भी धागा ही होता है। तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसमें न्यूक्लियोलस बताए थे अपने कल, ये मेम्ब्रेन और ये न्यूक्लियोलस ये गायब हो जाएंगे प्रोफेज में। और क्रोमेटिन का जो जाल था वो ऑलरेडी क्या है कि मोटा हो चुका है, लेकिन वो सुलझ जाएगा और लाइन से धागे बन जाएंगे, और उनको उनको वो जो क्रोमोनेमेटा जो थे वो लाइन से मोटे होकर सुलझ जाएंगे, उनके सब के किनारे स्पष्ट दिखने लग जाएंगे, थोड़े 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 प्रोफेज में। और स्पिंडल, जैसे ये न्यूक्लियस है, तो यहां क्या है कि एक सेंट्रियोल होता है, ये तो मेम्ब्रेन तो गायब हो चुकी है, अब यहां साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म एक हो चुका है, मेम्ब्रेन गायब हो गई है प्रोफेज में, लेकिन स्पिंडल प्रकट हो गए, एक सेंट्रियोल इधर आ गया टूटकर, एक यहां है, और इस तरह के धागे जो है, इस तरह के धागे बन जाएंगे, और मेम्ब्रेन प्रोफेज में गायब हो चुकी है, ये धागे बन गए, ये इस तरह के धागे बन जाएंगे केंद्र में, यानी साइटोप्लाज्म में ये स्पिंडल प्रकट हो जाएंगे, प्रोफेज में ये प्रकट हो जाएंगे, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और जो छोटे न्यूक्लियोलस है फोंटोना ने जो खोजा था वो गायब हो जाएंगे। ठीक है साहब। अब जो इंटरफेज में डीएनए वाले मोटे हो चुके थे क्रोमोसोम, ये सेंट्रोमियर बताया था, ये क्रोमेटिड बताया था, ये डबल हो गए, मोटे हो रहे हैं ये, और जहां ये 2 क्रोमेटिड, एक क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड जहां जुड़ रहे हैं, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन जिसको सेंट्रोमियर बोला था आपने, ये सेंट्रोमियर मेटा में मतलब बीच में, मेटा मीन्स बीचों बीच, यहां मेटा, यहां बीचों बीच आकर इस तरह से इन दागों के ये सेंट्रोमियर चिपक जाएंगे इस तरह से। कल प्लांट्स ग्रोथ में बताया था कि ये टिप्स पर ग्रोथ होती है, तो जो लैब के अंदर जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं ये सेल डिवीजन या इस तरह का स्ट्रक्चर देखने के लिए, तो क्या चीज लेनी पड़ेगी, प्लांट्स की टिप्स लेनी पड़ेगी या रूट की टिप्स लेनी पड़ेगी। उसको क्रश करके यदि माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो ऐसे स्पिंडल धागे प्रकट हुए, प्रोफेज दिखेगी आपको, बीचों बीच भी कई सेल्स में इस तरह के वो दिखेंगे क्रोमेटिड, मतलब मेटाफेज है ये, बीचों बीच ये मेटाफेज। अब क्या है कि ये स्पिंडल और ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शंस, ये क्रोमेटिड, ये मेटाफेज हो गई।
अब आइए आप एनाफेज। एना का मतलब दूर, एनाफेज। अब क्रोमेटिड का डिवीजन होगा, सेंट्रोमियर डिवीजन कर लेगा और इस क्रोमेटिड को तो ये धागा ऊपर खींच लेगा और नीचे वाले क्रोमेटिड को ये धागा नीचे खींच लेगा और ये ऊपर चला जाएगा। 46 क्रोमोसोम्स की आदमी की सेल्स में 46 क्रोमोसोम होते हैं, उनकी यही हालत होगी। तो यहां जो है इकट्ठे हो जाएंगे क्रोमोसोम 46 और यहां भी इकट्ठे हो जाएंगे 46। अब टीलो आ गई इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं सारे 46, इधर ऊपर नीचे इकट्ठे हो रहे। और टीलोफेज में क्या है कि जो प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो राजा के मकान की जो दीवार गायब हुई थी वो वापस आ जाएगी, इसके ऊपर भी आ जाएगी। और क्रोमोसोम जो है न्यूक्लियोलस भी बना लेगा अपना। तो जो गायब थी वो प्रकट हो गई टीलोफेज में। टीलो का मतलब एंड होता है ना, एज, किनारा, टेलो। ये किनारे पर आ गया, ये भी किनारे पर आ गया। अब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस प्रकट, और फाइबर जो प्रोफेज में प्रकट हुए थे वो गायब, ये स्पिंडल गायब हो जाएंगे। एक सेल की दो सेल। और जब इसका डीएनए, आरएनए, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म को जब तोलते हैं, वे करते हैं, तो 0.00000 कितने लगाओ, इक्वल, बराबर। ये नेचर की संरचना, स्ट्रक्चर है। तो इसको कहते हैं, ये केंद्रक विभाजन हो गया अपना माइटोसिस से। अब ये आया कि यार फिर वो जो एक इस तरह से दोनों को घेरे हुए जो साइटोप्लाज्म था, इस तरह से वो साइटोप्लाज्म कैसे डिवीजन होगा। ये मेम्ब्रेन ही तो थी साइटोप्लाज्म की। ये मेम्ब्रेन क्या करेगी, ये मेम्ब्रेन ये कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी इस तरह से, संकुचित हो जाएगी इस तरह से, और संकुचित होकर बाहर से अंदर की ओर जाने लग जाएगी इस तरह से। और जो ये पूरा हुआ इसको कहते हैं साइटोकाइनेसिस। काइनेसिस का मतलब होता है चलना, मूवमेंट, दौड़। तो साइटो क्या, साइटो की दौड़ मतलब साइटोप्लाज्म की दौड़ बाहर से अंदर की ओर। प्लांट्स में उल्टा होता है क्योंकि उसमें सेलुलोज होता है, सेल वॉल होता है। तो वहां क्या होता है कि सेंटर के अंदर प्लेट बनती है, एक सेलुलोज, लिग्निन या इस तरह की पैक्टिन की, ये प्लेट बनती है बीच में, और वो आउटर साइड में मूवमेंट करती है प्लेट, और फिर दो में बंट जाती है उससे। ये प्लांट और एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस में ये थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। एनीवे, आपने माइटोसिस कर दिखाया दो, लेकिन वजन बराबर है, 0.001 का भी फर्क नहीं है। 46 ही इस नई सेल, 46 ये दूसरी नई सेल, दोनों सेल में 46 क्रोमोसोम मानव सेल के हिसाब से। हर स्पीसीज में क्रोमोसोम की साइज वगैरह और डीएनए का रचना करना सब अलग अलग होता है। अपने तो सिर्फ ये माइटोसिस लिया है मानव सेल में, सारों में ऐसे ही होता है। तो इसको इस सेल साइकिल को, यानी माइटोसिस, जहां क्रोमोसोम के नंबर रिड्यूस नहीं होते, सेम रहते हैं, ये पढ़ लिया इसलिए इसको अपने मिटा देते हैं, क्योंकि अब तक तो ये आपके दिमाग में चला गया, यहां बोर्ड पर इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब जो दूसरी चीज दिमाग में लानी है वो पढ़नी चाहिए अपने को, मियोसिस। मियो का मतलब होता है, ये बिल्ली वाली म्याऊ नहीं है यार, समझ गए,
मियो का मतलब रिड्यूस, रिडक्शन, आधा, मियो आधा, मियो आधा। अब यहां क्या है कि माताजी और पिताजी वाले जो क्रोमोसोम अपने अंदर हैं उनको अपने अलग अलग करेंगे, उनको अपने अलग अलग करेंगे तो आधा रह जाएंगे। 23 प्लस 23 46 का। मियोसिस, जैसे माइटोसिस बोला कि 24 आवर में हो जाता है, ये हो जाता है, मियोसिस टाइम लेता है क्योंकि उसको नई संतति पैदा करनी होती है, तो थोड़ा ढंग से चलना पड़ेगा वरना गड़बड़ हो जाएगी ना, ये बात है। और इसकी जो अपने पढ़ा था ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, प्रोफेज, उसमें तो छोटी छोटी थोड़ा थोड़ा टाइम था, प्रोफेज, एनाफेज, उनका सबका। यहाँ प्रोफेज सबसे ज्यादा लंबी होती है। इवन मेटा और एना और टेलो, इनको मिलाकर 5% करें तो 95% तो सिर्फ अकेली प्रोफेज ले लेती है, और उसमें सब बराबर थी, प्रोफेज, मेटा, एना, टेलो। तो प्रोफेज लंबी होने के कारण इस साइकिल में अपने इस साइकिल को ज्यादा स्थान दिया है प्रोफेज को, देख सकते हो आप। तो मियोसिस फर्स्ट लिखा है मैंने, मियोसिस सेकेंड लिखा है, मतलब मियोसिस थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। ये सबसे पहले 1905 में फार्मर और मूर, दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी खोज की कि यार भाई क्रोमोसोम 46 की जगह 23 मिल रहे हैं, चक्कर क्या है। बॉडी की जो सेल है उसमें तो 46 का 46 ही मिल रहा है, और जो जेनिटल ऑर्गन है, टेस्टिस है, ओवेरी है, जहां स्पर्म बन रहे हैं, जहां ओवम बन रहे हैं, वहां क्या है कि आधे मिल रहे हैं, 23। ये फार्मर और मूर ने बताया। कब? 1905। जैसे कि अपने हिस्ट्री भी साथ में करते तो 1905 में यहां क्या हो रहा था हिस्ट्री में, कर्जन जो था वो वाइसराय था, और उसने डिप्लोमेटिक तरीके से बंग विभाजन कर दिया था, और बंग विभाजन में फिर स्वराज वगैरह वगैरह ये आंदोलन चल रहे थे। उस समय फार्मर और मूर ये मियोसिस देख रहे थे, रिडक्शन डिवीजन। इसको रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं क्योंकि आधे हो जाते हैं। और जो क्रोमेटिड है उसमें तो जो मोटे थे वो डिवाइड हुए थे, लेकिन इसमें असल में ही बंटवारा हो जाता है 23 और 23 का। तो प्रोफेज बताया इसमें कि प्रोफेज सबसे लंबी होती है। आप अचंभा करोगे कि मैमल्स है जो अपने बच्चों को दूध पिलाकर बड़ा करते हैं, मैमल्स में 64 डेज तक ले लेते हैं मियोसिस फर्स्ट। और जो वुमेन है, औरत, उसमें तो मियोसिस 13 से 50 ईयर ले लेता है। मतलब जब मेंसेस शुरू होता है और गायब होता है 50 ईयर पर, तो इसके बीच में कोई भी जो सेल है वो मियोसिस फर्स्ट प्रोफेज में ही रुकी रहती है, क्योंकि विमेंस में हर बार हर महीने एक ओवम आना होता है, एक, और ऐसा 50 ईयर्स तक चलता है। तो ऐसा नहीं कि एक साथ इस सारे गया मियोसिस हो गया, अभी ये हो गया, ओवरी में मियोसिस हो गया, ये नहीं।
सेल वाइज जिसने भी ईश्वर ने जिस सेल की नियति दी है वो उस हिसाब से टाइम लेता है, लेकिन वो सारी प्रोफेज में ही रुकी रहती हैं। कहीं भी लेप्टोटीन में, जाइगोटीन में, पैकिटीन में, डिप्लोटीन में, डाइकाइनेसिस में स्टॉप रहती है, रुकी रहती है। तो मेटा और एन्ना और टेलो का तो कोई सवाल ही नहीं है। वो तो जब ओवम बाहर आएगा उसमें फटाफट होगा। तो प्रोफेज लंबी होती है और ये रुकी भी रह सकती है, और लंबी होने के कारण इसके क्या है कि क्रोमोसोम किस किस प्रकार के रूप धारण करते हैं ये अलग अलग देखना होगा। और इसको 5 फेज में अपने पढ़ते हैं। LZPDD याद करने के लिए 5 फेज होती हैं। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। काइनेसिस का मतलब मोमेंट होता है ना, और डाई का मतलब होता है फैलना। ऐसे ही लेप्टो का मतलब क्या होता है? पतला। लेप्टो का मतलब बारीक, पतला। लेप्टोटीन, टीन लिखा नहीं है लेकिन सारों के पीछे टीन है। टीन, प्रोटीन। टीन का मतलब धागा बताया था ना, पतला धागा। देखिए आप, पतले धागे की बात से शुरू होती है कहानी मियोसिस फर्स्ट की। ये सारे जो धागे हैं इस प्रकार से इकट्ठे हो जाते हैं, यूं सुलझ कर। अलग अलग जो जाल था ना वो इस तरह से इकट्ठे हो जाते हैं। इस तरह का जब माइक्रोस्कोप में दिखे तो ये मतलब एक बुक्के हो गया, बुक्के। तो ये बुक्के फेज भी कहते हैं इसको, इसको बुक्के फेज भी कहते हैं। बुक्के फेज पहचान जाओगे। बुक्के फेज का मतलब लेप्टोटीन शुरू हो गया है भाई, प्रोफेज। PROPHA प्रोफेज, एक साइकिल प्रोफेज। कितना टाइम दिया है इसमें फिगर में, ग्राफिक में ज्यादा दिया है ना, तो इकट्ठे हो गए। अब लेप्टोटीन से आगे जाइगोटीन। जाइगोटीन, अब जो धागे मदर से थे, इसके बीच में 1 नंबर, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से मदर वाले में भी ये नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 23 तक। और फादर वाले में भी यही होता है 1 2 3 5 1। तो जो 1 मदर वाला है वो इस पतले धागे के पास आ जाएगा। 2 मदर का धागा है 2 के पास आ जाएगा। 3 वाला है ये इसके आ जाएगा। 4 वाला है यहाँ 4 पर आ जाएगा। इस तरह से जाइगो मतलब जोड़े बन गए भाई, जाइगोटीन। ये देखिए आप, जोड़े बन गए। कितने? 23। ऐसा नहीं है कि 1 नंबर वाला 7 के चिपक गया, 7 वाला 1 के चिपक गया, ऐसा नहीं है। प्रकृति ने सब सिस्टम दिए, खांचे हैं वो उसी में फिट आएंगे। और यदि इस खांचों के अंदर कोई फिटिंग में होगी गड़बड़ तो फिर संतति होगी ही नहीं। अब मान लो कोई मदर है, कोई अल्ट्रा साइंटिस्ट है, कोई कोशिश करे कि मैं क्या है कि घोड़े और हाथी के बीच में कोई नया जंतु बना लेता हूं मैं। तो को मदर घोड़े का ले लिया, हाथी का ले लिया, फादर हाथी या घोड़े का ले लिया, और कोशिश कर रहा है कि मेरे को एक नई स्पीशीज बनानी। अरे नहीं बनेगी भाई। आदमी के अंदर भी फर्क पड़ जाता है। इंटरकास्ट मैरिज होती है तो कई बार क्या है कि फिटिंग नहीं बैठ पाती, तो संतान में गड़बड़ आ जाती है। तो वो तो दूर की बात है, दूर की खेती है। तो कहने का मेरा मतलब यही है कि जोड़े
बन गए हैं 23, और ये अवस्था फेज है, इसको अपने जाइगोटीन कहते हैं, यानी होमोलोगस पेयर बन गए हैं। एक के साथ एक पैटर्न, दूसरा मैटर्न, माँ बाप का एक एक क्लब हो गया, होमोलोगस पेयर्स बन गई है, होमोलोगस पेयर्स बन गए। अब अगली फेज जो आती है तीसरी, पैकिटिन। पैकी मतलब पैक से नहीं है यहाँ, पैकिटिन ये सब शब्द जो है लैटिन ग्रीक के होते हैं। पैकिटिन का मतलब हुआ तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो अब बिल्कुल नजदीक आ जाएंगी। पहले तो क्या है कि दूर दूर थोड़े से टचिंग हो रही थी, बातचीत हो रही थी, अब बिल्कुल नजदीक आ जाएंगे पैकिटिन में। इस तरह से तो ये धागा मोटा दिखने लग गया ना, तो पैकी का मतलब होता है मोटा। तो ये पैकिटिन, इसका सेंट्रोमियर और इसका सेंट्रोमियर, मदर वाले का और फादर वाले का एक जगह आ जाएगी। अब ये एक जगह आ गए, अब ये क्या गुफ्तगू करेंगे, इनके बीच में मतलब कुछ मटेरियल भी हो जाएगा, इनके बीच में चिपकने के लिए मटेरियल भी आ जाएगा। उस मटेरियल के समेत इस प्रकार के स्ट्रक्चर को सिनेमेटा कहते हैं। सिन का मतलब साथ, सिन का मतलब साथ, मेटा धागा, साथ साथ धागा, मोटा हो गया पैकिटिन। अब क्या होगा कि ये साथ आ गए, तो मान लो ये जो क्रॉसिंग ओवर होगा, ये यहां का जो टुकड़ा है, ये टुकड़ा इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर वाला उधर चला जाएगा। ये टुकड़ा पैकेटिन में इधर क्रॉसिंग ओवर, क्रॉस हो जाएगा। ये डीएनए जो है ये इधर आ जाएगा और ये इधर टुकड़ा इसकी लग जाएगा। इस प्रकार से क्रॉसिंग ओवर हो गया डीएनए का। कहीं कहीं होगा, सारा सारा का सारा नहीं होगा, वरना तो गड़बड़ हो जाएगी। कोई कोई टुकड़ा, ताकि जब बच्चे का जन्म हो तो कोई कह सके अरे इसकी नाक तो क्या इसकी मां पर गई है, इसके आंख जो इसके बाप पर गई है, इसकी जो कान है वो उसके दादा पर गए हैं, ताकि ये कह सके। ये पैकेटिन में क्रॉसिंग ओवर होता है। जीन एक्सचेंज हो गया अब पैकेटिन में, पैकी मीन्स मोटा। अब आइए डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में अब जो ये जीन खंड है ये खुलने शुरू हो जाएंगे, अब अलग होने शुरू हो जाएंगे, ये अलग होने शुरू हो जाएंगे। यहां जो जॉइंट बन गया था क्रॉसिंग ओवर में, वो अब खुलना शुरू होगा और केंद्र से इधर की तरफ खुलता जाएगा। जैसे रस्सी खुलती है ना, रस्सी स्ट्रिंग खोलते हैं अपने, इस तरह से वो गोल गोल क्या है खुलती जाएगी सेंटर की तरफ, सेंटर से किनारे की तरफ इसके। अब ये चेंज हुआ था यहां, इसने इधर इस क्रोमोसोम का डीएनए खंड ले लिया और इसने ले लिया इसका। और मान लो कि ये यहां अभी भी कहीं टच है, इस तरह के खुल रहा है ना ये गांठ, तो ये क्या है कि डिप्लोटीन है। ये इसको काइएजमेटा कहते हैं, काइएजमेटा।
ये गांठ जो है धीरे धीरे सेंटर की तरफ सरक रही है, खुल जाएगी और ये फ्री हो जाएंगे। मैटरनल क्रोमोसोम फिर लाल वाला फिर फ्री, और ये भी फ्री। फ्री होने के बाद में क्या होंगे, पांचवी जो स्टेज है डाइकाइनेसिस। काइनेसिस मतलब मूवमेंट, और वही बात सेंट्रियोल की तरफ, एक सेंट्रियोल इधर और जो धागे है इस तरह से, यहां धागे भी प्रकट हो जाएंगे डाइकाइनेसिस में, और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो गायब हो जाएगी, न्यूक्लियोलस गायब हो जाएगा। क्यों? कि अब इसके बाद में आने वाली है मेटाफेज। मेटाफेज, मेटा में क्या होता है, बीच में जो प्लेट होती है उसके ऊपर ये लाल मतलब 13 ये जो 23 जो मैटरनल और एक्सचेंज जो है डीएनए से लिए हुए जो है, और इधर ये नीले वाले वो 23 इधर चले जाएंगे मैटरनल वाले, और 23 पैटर्नल वाले इधर आ जाएंगे। लेकिन उनमें क्या है कि कोई ना कोई नया डीएनए का टुकड़ा होगा, रिकम्बिनेशन हुआ था पैकेटिन में, लेकिन मूवमेंट कर जाएंगे, एक इधर पैटर्नल पैटर्नल उधर। डाई काइनेस, डाई का मतलब क्या होता है, डाई डाई का मतलब फैलना, लंबा, डाई काइनेसिस मूवमेंट, डाई काइनेसिस। ये प्रोफेज लंबी है और इसकी 5 स्टेज है। ये सारी स्टेजें अपने पढ़ ली है प्रोफेज की। अब मेटाफेज में क्या होगा, ये जो बीच में आएंगे मैटरनल पैटर्नल क्रोमोसोम 23 + 23 ये बीच में आ जाएंगे, और इनके जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है वो जुड़ जाएंगे। वो स्पिंडल से जुड़ जाएंगे और स्पिंडल उनको ऊपर खींचेगा, नीचे वाले को नीचे खींचेगा और यहाँ केंद्रित कर देंगे। एना में क्या है कि मूवमेंट होगा इस तरह से नीचे और इसका ऊपर। एक की 2 हो गई एना, और टीलो में फिर क्या आएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, और वो गायब, क्या गायब, स्पिंडल धागे, वो बीच में छोड़ के खुद गायब हो जाएंगे स्पिंडल। तो जो चीज प्रोफेज में गायब हुई वो टीलो में प्रकट, और जो टीलो में प्रकट वो प्रोफेज में गायब। मेटा और एना में स्पिंडल। टेलोफेज बना दिया आपने, एक सेल ये बन गई, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। दो बन गई, इसमें 23, इसमें 23, अपने पास शुरू में मदर सेल के पास क्या था, मदर सेल में तो 46 था, यहाँ 23। रिडक्शन हो गया ना, इसी को मियोसिस फर्स्ट कहते हैं। फार्मर और मूर ने यही बताया था 1905 में। अब क्या होगा, मतलब ये डिप्लॉयड थी, डिप्लॉयड में 2 गुना, डाई डिप्लॉयड, डिप डाई डाई डिप्लॉयड 2 गुना। अब इसमें है हैप, हैप का मतलब होता आधा, हैप्लॉयड। तो मियोसिस फर्स्ट में पूछ लेगा कि हैप्लॉइड सेल्स मियोसिस फर्स्ट में बनती है या मियोसिस सेकंड में या माइटोसिस में, इनमें कोई नहीं। तो हैप्लॉइड सेल है वो मियोसिस फर्स्ट में बनती है, आधा रिडक्शन। तो 23 इधर रहेगा, 23 इधर रहेगा। अब इसका क्या है,
ये क्रोमोसोम मोटे हैं, ये दो में हो जाएंगे, इस तरह से स्प्लिट हो जाएंगे, इस तरह से। ये अब इनको स्प्लिट करने के लिए क्या काम आएगा? मियोसिस सेकेंड। ये भी स्प्लिट होंगे, ये भी स्प्लिट होंगे। तो क्या है कि ये जो है, ये 23 एक की दो मियोसिस सेकेंड में। रिडक्शन तो पहले हो चुका ना फर्स्ट में। और इधर वाली जो है ये मियोसिस सेकेंड में, ये 23। अब इनमें नंबर तो क्रोमोसोम के हैप्लॉइड है ना, आधे है ना, 1 2 3 4। और शुरू में जो सेल ली थी वो 46 की थी, स्पर्म मदर सेल, एग मदर सेल। वो क्या थी? तो 4 स्पर्म बन गए, 4 ओवम बन गए। यदि एग मदर सेल है तो 4 एग बन गए। स्पर्म मदर सेल है तो 4 स्पर्म बन गए मदर से। लेकिन बच्चों में नंबर रिड्यूस है, हैप्लॉइड है। जब फर्टिलाइजेशन होगा ओवम से जब स्पर्म मिलेगा तो 23 इधर से आ जाएंगे और 23 इधर से आ जाएंगे, और हो गए 46 की सेल का गर्भाधान हो जाएगा यूटेरस में। और साहब वो जो एक सेल है इतना कबाड़ा करेगी, इतने माइटोसिस करेगी ये फ्लेमिंग वाला, 46 46 और 100 साल तक करती रहेगी सोमेटिक बॉडी में एक सेल। इस प्रकार से ये जीवन चलता है, नेचर ने बना रखा है इसको। तो इसमें कितनी जहमत उठानी पड़ी है अपने को, कितना याद करना पड़ा है, कितना दिमाग में उठाना पड़ा है। ऐसा भी कोई डिवीजन है क्या कि दिमाग, ये जो केंद्र की गतिविधियां है, एक्टिविटीज है, लेप्टोटीन, जैगोटीन, डाइगोपिन, मेटाफेज, एनाफेज, ये कुछ भी नहीं हो यार और डिवीजन हो जाए? है। इसको पहला नंबर दिया आपने एमाइटोसिस। ए का मतलब नहीं, माइटोसिस नहीं, बॉडी के अंदर सोमेटिक सेल में माइटोसिस नहीं। ये जो केंद्रक है ये सीधे दो में, जैसे एक आटे का गोल गोल है आपके पास, डीएनए एक गोला गोला बनाया आपने आटे का, और ऐसे आपने फौरी तौर पर उसको क्या दो दो कर दो भाई इसका, तो आपने क्या है कि उस डीएनए को तोड़कर दो कर दिया। ऐसे केंद्रक दो में विभाजित हो जाता है। कोई फेज वगैरह प्रोफेज टीन टान कुछ भी नहीं है उसमें। अच्छा, दो में गया केंद्रक, दो में हो गया, तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आना चाहिए, तो डीएनए तो बराबर डिवाइड नहीं होगा फिर। 0.0001 जो माइटोसिस में भगवान की व्यवस्था थी वो तो कायम नहीं रहेगी, बिल्कुल नहीं रहेगी। थोड़ा डीएनए इधर हो जाएगा, थोड़ा इधर हो जाएगा, थोड़ा आटा इधर चला गया, थोड़ा कम रह गया इधर। केंद्र का इस तरह से ज्वाइंट डिवीजन होगा। बाहर जो साइटोप्लाज्म है उसमें भी खांच बनने लग जाएगी बाहर से, और वो खांच जो है वो अपना अपना न्यूक्लियस जो भी हिस्से में आया डीएनए वो लेके अलग हो गई, जो भी आया आरएनए या डीएनए जो अपना अपना अलग हो गए लेके। सबसे सरल डिवीजन, लेकिन सबसे खतरनाक निचले जंतुओं में होता है। निचले जंतुओं का मतलब बैक्टीरिया में, प्रोटोजोआ जैसे अमीबा वगैरह में, ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर, और अपनी जो सेल है सोमेटिक सेल,
कि निचलों क्या ऊंचों में भी कहीं होता है क्या? होता कैसे नहीं है। ओल्ड और डेड लाइक जो सेल हो जाती है ना, वो प्रोफेज एनाफेज और ये याद नहीं रख पाती, डीएनए सीधा ये होने लग जाता है। जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो ब्रेन की सेल भी यही करती है ना, मिलने तो आए मोहनलाल जी, बोल दिया सोनलाल जी कब आए। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि डेड जो सेल जो है डेड लाइक हो जाती है ना, उनमें ये एमायोटिसिस होता है। और सबसे खतरनाक बात क्या है कि इसीलिए क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जो बच्चे वो जो नोविस होते हैं, बच्चे की जो सेल होती हैं, और बच्चों के अंदर या जवान के अंदर क्या है कि कैंसर वगैरह आप नहीं सुनते। और बूढ़े 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 कुछ एज हो जाते हैं, उन सेल्स के अंदर कैंसर डेवलप हो जाता है, क्योंकि कैंसर जो है वो एमाइटोसिस करती है। एमाइटोसिस से फटाफट फटाफट गांठ बढ़ती जाती है और सारे शरीर को कैंसरियस कर देती है एमाइटोसिस। ये कैंसर सेल पूछ सकता है। चलो आगे सेल पढ़ा, अब इन सेल्स को इकट्ठा करेंगे, टिश्यू पढ़ेंगे कल।